एवरीवन, एनर्जी ऑडिट यूनिट में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग का प्रारूप, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। इससे पहले हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली थी कि कितने फेज़ में होता है हमारा एनर्जी ऑडिट, और ये देखा था कि एनर्जी ऑडिट के लिए जो इम्पोर्टेंट एपरेटस या उपकरण हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, जैसे थर्मोमीटर है, साइक्रोमीटर है, एनीमोमीटर है। ठीक है, पावर मेजर करने के लिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ थी वो हमने देख लिया था। बात देखो ये होती है, शुरुआत यहाँ से होती है कि जब भी अगर ऑडिट होता है, ठीक है, ऑडिट फाइनल होने के बाद ऑडिट का मेन काम होता है कि ऊर्जा की बचत को, ऊर्जा बचत या लागत के उपाय को बताना या उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, तो उसको रिपोर्ट जब बनाने की बात होती है ना, रिपोर्ट मतलब ये हो गया ना कि फाइनल आपने क्या क्या उसमें किया और उसमें आपको क्या क्या, जैसे सिंपल सी बात है, एक इंडस्ट्री में विजिट किया तो आपने देखा इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे संसाधन क्या थे, कच्चा माल का स्टेटस क्या था, ऑपरेटर्स वहाँ पे कैसे थे, क्या वो टेक्निकली सूटेबल थे या रेटिंग के थे या नहीं, पर्टिकुलर इक्विपमेंट या उपकरण से ऊर्जा की लागत पे क्या प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, पूरे अगर एक महीने का एस्टिमेट हम लिए तो हमें क्या समझ में आया कि ऊर्जा कितनी हमारी खपत हो रही है। ठीक है, क्या क्या आपको लगता है कि किसी ऑपरेटर्स में सुधार की आवश्यकता है, कहीं लीकेज है तो उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, कहीं मैन पावर में ज़्यादा है, मैन पावर में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, मतलब कि लेबर खर्च ज़्यादा है, तो क्या वहाँ मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या अनुशंसाएँ या क्या क्या सिफारिशें किया जा सकता है, इस बारे में भी इसमें चर्चा होती है। ठीक है, तो रिपोर्ट वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और फाइनली रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट मतलब एक प्रारूप होता है ना, कि हमको इस प्रारूप में रिपोर्ट को लिखना है और लास्ट में कुछ बातों को मेंशन करना है। क्या क्या मेंशन करना ज़रूरी होता है, एक तो ये चीज़ें बताते हो कि आपने जब साइट पे विज़िट किया, तीनों फेज़ का आपने ऑडिट किया। ठीक है, प्री फेज़, ऑडिट फेज़ और पोस्ट फेज़, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई वो तो आप विवरण देते ही हैं, वो सारे विवरण आप देते हैं। ठीक है, बट साथ ही साथ ये विवरण देना होता है कि आपकी अनुशंसा क्या है, मतलब आपकी उसमें आप क्या सजेस्ट करते हो कि इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और फाइनली आपने जो देखा है उससे क्या लाभ या क्या उससे ऊर्जा पे हमारे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब कितनी हम लागत में कमी ला सकते हैं या ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इस पर चर्चा की गई है। ठीक है, एनकॉन का मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, और इसकी इसमें लिखा भी है कि जो पाठक जो होगा, जो पढ़ेगा, जो रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाए, इतनी समझ में आ जाए कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के उपायों को लागू करता है, और ख़ासकर कि जहाँ संभावनाएं हैं, कि जहाँ पे ऊर्जा की बचत की संभावनाएं हैं। ठीक है, चलो, जैसे शुरुआत जो होती है यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, वो होती है ऊर्जा खपत और बिजली का जो बिल होता है, खासकर ऊर्जा का जो बिल हमारे पास आता है, चाहे बिजली का बिल हो चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा का बिल हो, तो ऊर्जा की खपत और बिल के बीच आप ग्राफिकल तरीके से या फिर चार्ट द्वारा या फिर किसी भी प्रकार से टेबल फॉर्म में आप एक विवरण देते हैं, उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, जिससे कि पढ़ने वाले को तत्काल समझ में आ जाए कि अगर हमारी इतनी इतनी हमारी खपत आती है तो हमें ये ऊर्जा का बिल हमें इतना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे सुधार की गुंजाइश इस प्रकार से होती है कि वो अपने ऊर्जा के व्यय को कम करेगा। ठीक है, ऊर्जा के व्यय को कम करेगा। क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कुछ सामग्री यहाँ पे है कि परीक्षा सामग्री कुछ विस्तृत ऊर्जा लेखा में क्या क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब कि उसको स्वीकार करना, एक तरीके से उसको एक्नॉलेज करना। एनर्जी ऑडिट टीम होती है और एग्जीक्यूटिव समरी होती है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे संयंत्र है, प्लांट है, उसके बारे में एक सामान्य परिचय है। क्या क्या परिचय, इस सामान्य कि हमारे मशीन कैसा है, मोटर कैसा है। ठीक है, इसके बारे में उसकी रेटिंग क्या है, या फिर हमारा बॉयलर क्या है, हमारा टरबाइन का क्या स्टेटस है ना, उसका एक विवरण तैयार करेगा पहले। ठीक है, संयंत्र के बारे में। ठीक है, क्या उससे प्रोडक्शन हो रहा है और कितना उसकी क्षमता है।
फिर वो कच्चे माल कि देखिए कि कच्चा माल, ऊर्जा, रसायन, ठीक है, इनमें कितना उसका कॉस्ट आता है, ये रिपोर्ट में कितना कॉस्ट आता है। फिर फाइनली देखेगा कि और कहाँ कहाँ मुख्य ऊर्जा के क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इंस्ट्रूमेंट हुआ। इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ हमारे क्या क्या उसमें कच्चा मटेरियल है, क्या हम केमिकल यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं या कुछ लेबर यूज कर रहे हैं, तो उसका कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उत्पादन प्रक्रिया क्या है, मतलब किस प्रोसेस से उत्पादन हो रहा है, मतलब कि उस प्रोसेस के बारे में बताएगा। चाहे वो हो सकता है कि शॉर्ट में बता दे यार ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे अगर स्टीम की बात करें, गैस टरबाइन की बात करें, ठीक है, अलग अलग तरह के डीजल टरबाइन है, जो भी हमारा इस्तेमाल करना है, अलग अलग तरह के टरबाइन की बात हो, या ये बात हो, या तो ऐसे ही प्रवाह के द्वारा, जैसे आपने पढ़ा हो लॉजिक्स के द्वारा कि डायग्राम के द्वारा ये हमारा प्रोसेस है, इसके प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कि पहले ये लिया फिर ये बना और फाइनली हमको ऊर्जा मिल गई। तो उस प्रोसेस को किसी न किसी डायग्राम के द्वारा, प्रवाह आरेख के द्वारा इसकी जानकारी देता है। कच्चे माल की जानकारी देता है, क्या लागत आएगी उसकी जानकारी देता है। ये उत्पादन प्रक्रिया की बात हो गई। ठीक है, फिर क्या क्या वहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं, जैसे बिजली, भाप, जल, कंप्रेस्ड एयर, चिल्ड वाटर, इसकी क्या क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ ये हमको अवेलेबल हो रहा है, इसका विवरण देना, क्योंकि ये भी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। बिजली हमारे पास है कि नहीं, या उस स्टीम जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्या है स्थिति है। ठीक है, ठंडा पानी है, कंप्रेस्ड एयर है, क्योंकि उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फ्लो डायग्राम के द्वारा बताना कि जैसे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक है, आउटकम का प्रेशर क्या है ना। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल कि भाई कोई ट्यूब है या कोई पाइप है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसमें फ्लो जो हो रहा है, मतलब प्रवाह की दर क्या है। ठीक है, एक प्रवाह की दर क्या है उसके बारे में एक जनरल आइडिया। पूरे इंडस्ट्री में जल का संतुलन, मतलब वाटर बैलेंस हो। वाटर बैलेंस मतलब कि जल की कमी ना पड़ जाए, मतलब आसपास के लोगों के लिए भी जल की कमी ना पड़े। ठीक है, प्राकृतिक रूप से साइक्लिक ऑर्डर में जल का इस्तेमाल किया और जल हमको फिर से चक्रीय क्रम में वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये इसका एक विस्तृत आरेख बना लेना। ठीक है, फिर जैसे हमारे पास जो ऊर्जा दक्ष हमारे पास जो सिस्टम है या प्रोसेस है, जैसे बॉयलर की दक्षता है, थर्मामीटर की है, भट्टी जो हमारा है उसकी क्या क्षमता है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, एयर कंप्रेशर है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, किचन जनरेटर सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, लाइटनिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मोटर सिस्टम है। ठीक है, तो जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से ऊर्जा दक्षता पे प्रभाव पड़ता है। भाई हम बिजली जलाते हो तो आप लाइट जलाते हो बिजली के द्वारा, प्रकाश जलाते हो, तो क्या प्रकाश सफिशिएंट अमाउंट में वो प्रकाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये टेस्ट हो जाएगा। आपने जो मोटर लगाया है, इलेक्ट्रिक मोटर लगाया, क्या वो अपने फुल लोड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंप्रेस्ड एयर हमको जो प्रदर्शन कर रहा है, जो हमको कंप्रेस्ड एयर मिल रहा है, क्या वो पूर्ण क्षमता के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ठंडा करने का, क्या वो संपूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, भट्टी हमारा है प्रॉपर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बॉयलर है, तो इसमें जहाँ पे ऊर्जा की दक्षता प्रभावित हो सकती है, इसका भी हम यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, फिर कुछ रिकमेंडेशंस करता है, मतलब कुछ सिफारिशें करता है, क्या कि लागत कहाँ कम हो सकती है, कहाँ पे लागत कम है, कहाँ लागत ज़्यादा है, कहाँ लागत मध्यम है। ठीक है, और किस प्रकार से हम वार्षिक ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, इसके बारे में सिफारिशें करता है, या आप ये चीज़ें करो अगर तो आपकी बचत हो सकती है। ठीक है, आपका कॉस्ट कम हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में वो अनुलग्नक लगाता है, जिसमें क्या होता है कि वो फाइनली ये बताता है कि आपके पास ये लिस्ट है इंस्ट्रूमेंट के, ये मोटर है, ये जनरेटर है, या ये स्टीम है, ये है, अच्छा जो भी उपकरण लगे हुए हैं, ठीक है, उनका एक जस्ट ब्रीफिंग कर देता है, एक लिस्ट बना देता है लास्ट में। और उसके बाद उसमें जो भी उसके विक्रेता हैं, जो
जिसके द्वारा वो परचेज़ किया गया है, चाहे जिसके द्वारा वो उसका रेटिंग क्या उसकी रखी गई है। हमारी मोटर है तो कितने हॉर्स पावर की रेटिंग है, सपोज़ कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने एक्स कंपनी ने कोई मोटर बनाया, ठीक है, मान लिया 5 हॉर्स पावर का है, तो ये रेटिंग उस अनुलग्नक में, उस लिस्ट में संलग्न रहेगा, जिससे कि जो पढ़ने वाले को पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे ये एक मोटर लगा हुआ है, या हमारे पास 10 मोटरें लगी हुई हैं और ये यहाँ से परचेज़ की गई है, तो भविष्य में भी वो वहाँ से परचेज़ करने का या फिर अपने तरीके से एक तालमोल कर सकता है। तो ये एक रिपोर्ट का प्रारूप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको चाहो तो पढ़ लेना, रिपोर्ट को देख लेना। और बस यही सब है। जैसे यहाँ अनुलग्नक में क्या क्या है, देखो यही सब चीज़ें हैं। ऊर्जा ये ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखें तो क्वेश्चंस में क्या है बताया हुआ है सर, ऊर्जा लेखा परीक्षा क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब डिस्कस हुआ है, ठीक है। क्या होते हैं प्रकार होते हैं, प्रारंभिक, लक्षित और विस्तृत के बारे में, लक्षित के बारे में पूछा है डिटेल में, आप बता सकते हो। ये भी बताया प्री ऑडिट पोस्ट ऑडिट के बारे में, ठीक है। ये अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये कर लेना, हाँ ये वाला, कि कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो चाहे वो जो भी आप नापते हो, टेम्परेचर नापना है, विद्युत मापना है, ठीक है, दहन नापना है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस पूरे यूनिट में इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच।